Let us start now, beta, with the example number 6, exercise 11.2, beta. Exercise 11.2 and question number 6. Okay, find the Cartesian equation of the line. It is written there. Find the Cartesian equation of the line passing through the point, beta, that is -2, 4, -5, and parallel to the given line, it is there, that is x plus जो है 3/3 is equal to y -4 by -5 and z plus 8/6. लास्ट में मैंने ये करवाया था, एक बार फिर रिकॉल करवा रही हूँ। तो मैंने फिर आपको बताया था कि दैट मीन्स अगर एक लाइन इसके पैरेलल है तो उस लाइन की डायरेक्शन रेशियो 3, -5 और 6 हो जाएगी। तो क्लियर कट है, मुझे ये ए वेक्टर दे दिया और ये मुझे क्या दे दिया बेटा, बी वेक्टर। तो 100% जो है बेटा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर दे दिया। अगर वेक्टर में लिखनी है, अगर कार्टेशियन में लिखनी होती तो क्योंकि कार्टेशियन में लिखने को कहा है तो सीधा हम क्या करते हैं, सिर्फ पॉइंट्स को चेंज करते हैं, बाकी इक्वेशन यही बन जाती होती है। तो मेरे पास हो गया x माइनस x1, तो ये +2 हो जाएगा ओवर 3 आएगा इज इक्वल टू y -4 ओवर -5 आएगा इज इक्वल टू z +5 ओवर 6 आएगा। दिस इज माय कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन में लिखते तो r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। ठीक है बेटा, चलिए लेट अस डू नाउ द 7th क्वेश्चन। वेरी इजी बेटा। 7th क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया हुआ है, दे राइट इन द 7th क्वेश्चन दैट कार्टेशियन इक्वेशन जो है आपको दी हुई है और वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। वेरी इजी, हमने कितने बार ऐसे किया हुआ है। ये कार्टेशियन इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो पॉइंट क्या बन गया, मैंने आगे भी आपको कहा था कि अगर मैंने पॉइंट लिखना होता है ना, जो साइन होता है ना उससे उल्टा साइन ले लिया करो बस। यहाँ माइनस है तो टेक 5, यहाँ पर +4 है तो -4, यहाँ पर -6 है तो टेक +6। दिस इज अ पॉइंट, यानी ए वेक्टर मुझे दे दिया। अगर ए वेक्टर लिखना है तो 5i -4j + 6k कैप। ठीक है, अगली जो नीचे होती है वो क्या होती है, डायरेक्शन रेशियो होती है। तो 3, 7, 2, दैट मीन्स बी वेक्टर मेरे पास क्या हो गया, 3i + 7j + 2k मेरे पास। ठीक है बेटा, अब मुझे वेक्टर इक्वेशन लिखनी है तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर। अब मेरे पास a वेक्टर क्या है, 5i -4j + 6k प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर। b वेक्टर ये डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन दोनों ही हो सकते हैं, डजंट मैटर। मैंने बहुत बार ये चीज आपको बताई। ओके बेटा, वेरी इजी 7th क्वेश्चन। नाउ come to the next question beta, question number 8. find the vector and मेरे पास जो है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मेरे पास जो है 2 पॉइंट्स दे दिए, दैट मींस एक दे दिया ओरिजिन मतलब 0, 0, 0 एंड द अदर पॉइंट इज 5, -2 and 3। यानी यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगेगी, 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी बेटा। 2 पॉइंट फॉर्म क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट्स ही है। तो कौन सी फॉर्म लगेगी बेटा, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b माइनस a वेक्टर। ये a वेक्टर है एंड द सेकंड पॉइंट इज b वेक्टर। ओके बेटा, तो मेरे पास जो है r वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब 0i + 0j कैप + 0k कैप, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है बट एक बार हम लिख देते हैं। लेमडा टाइम्स b माइनस a, ये माइनस दिस करें तो 5i -2j + 3k। ओके जी, तो ये तो खत्म ही हो गया। तो r वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स 5i -2j + 3।
ओके बेटा, ये मेरे पास इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। अगर मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी है तो क्या बनेगा, x माइनस 0 ना, वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ओवर 5 इज इक्वल टू मेरे पास y ओवर -2 इज इक्वल टू z/3। ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। सबको बात क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी बेटा, किसी को कोई डाउट? हमने कल से हम कर रहे हैं 2 पॉइंट फॉर्म और 1 पॉइंट फॉर्म। लाइन की इक्वेशन दो तरह से ही लिखी जाती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, या आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। बस ये दो ही लाइंस की फॉर्म है जो हम बार बार यूज करते हैं। दोनों इक्वेशंस में ये पॉइंट होता है जिससे लाइन पास करती है, ये और ये दोनों क्वेश्चंस जो इक्वेशंस में ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को साइंस या डायरेक्शन रेशियोस। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? हमने देखना होता है कि कौन सी हम यूज करें। ओके बेटा, नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 9th बेटा। सेम पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स मैं अभी नहीं करवाऊंगी, अब दैट इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10th and 11th दैट इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, क्योंकि एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स, लाइंस एंड एंगल्स दैट आर टोटली डिलीटेड। सो क्वेश्चन नंबर 10th and 11th इज डिलीटेड। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में ये आता है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, व्हाट it shows or what is written in the question. Let us see. Question number 12 beta, find the value of p so that the lines जो है lines are perpendicular to each other. These two lines are given to you, है ना? 7 minus 7x over जो है 3p, y minus 5 over 1, 6 minus z over 5 are right angle. राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर की हमने कंडीशन करी थी, हाँ जी, कोई बता सकता है व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर? हरी अप बेटा, हाँ जी, एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हाट विल बी द कंडीशन? बेटा हमने मॉर्निंग में भी किया था आज, और +2 ए वाले स्टूडेंट ऑलरेडी कर चुके हैं ये टॉपिक। हाँ जी बेटा, यस राना। डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0। बिल्कुल, डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो फिर यहाँ पर लाइन में डायरेक्शन रेशियो राना क्या ले बेटा? 3 2p और 2 3p 1 5, 3 को 3p से, 2p को 1 से, 2 को 5। ओ x को पहले कोएफिशिएंट पॉजिटिव करना है पहले, और पॉजिटिव 1 करना। हाँ जी, पॉजिटिव एंड एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट यूनिटी बनाना मींस वी हैव टू राइट द इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसमें एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट जो है वो 1 1 1 होते हैं। यहाँ पर 1 1 नहीं है, इसीलिए ये पेपर में क्वेश्चन आता है। बहुत सारे बच्चे 20 to 30% बच्चे यही गलती करते हैं, वो फटाफट मल्टीप्लाई करके काम खत्म कर देते हैं। बट यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1 नहीं है, 1 बनाने के लिए मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर -3 आया, और यहाँ 7 कॉमन लिया तो y -2 और 2p/7 आया, और z -3/2 आया। ओके जी। सेकंड मेरे पास जो है यहां से -7 कॉमन लिया, जब -7 कॉमन लिया x -1 हुआ तो -3p/7 बन गया, और y -5 1 हो गया, और z -6/-5 हो गया। ओके बेटा, अब हम लेंगे डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल, यानी ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ओके, तो अब बेटा मेरे पास जो है -3 इंटू -3p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1
और फिर मेरे पास जो है -5 जो है इंटू -2 इक्वल टू 0 और p की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, क्लियर? नाउ बेटा कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम जो है दैट इज ऑफ 12th क्वेश्चन। यू कैन ट्राई योरसेल्फ एंड उसमें शो ही करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दी है, इजीली हो जाएगा। ओके, सेम कॉन्सेप्ट यू हैव टू यूज। नाउ कम टू 14th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सैंपल स्पेस में भी देखिए कि ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आ जाता है। तो लेट अस डू, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के हमने 2 मेथड बताए हैं, डिपेंडिंग अपॉन लाइन स्क्यू है ये लाइन पैरेलल है। तो सबसे पहला काम होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए चेक करना कि लाइंस कैसी है। तो मेरे पास पहला वेक्टर फॉर्म में लाइंस दी हुई है, तो 2j प्लस k कैप बेटा और प्लस लैम्डा टाइम्स i माइनस j प्लस k कैप, ठीक है, एंड r वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू इंटू 2i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, सबसे पहला काम है मैंने ये देखना है कि डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल तो नहीं है। अगर मैं देखूं यहाँ a1 1 है, a2 2 है, ये 1/2 बना और ये -1 बना, इक्वल नहीं है ना, तो 100% ये पैरेलल लाइंस नहीं है। आप क्या लिखोगे कि दीज आर स्क्यू लाइंस। ओके बेटा, अब अगर ये स्क्यू लाइंस है तो हमने बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला किया हुआ है। क्या किया हुआ है? दैट इज मैग्नीट्यूड, या आप कह सकते हो मॉड ऑफ, मतलब नेगेटिव को खत्म कर देते हैं, तो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 का। ओके, ये मॉड के लिए होता है, ये मैग्नीट्यूड के लिए होता है। ठीक है, तो मैंने ये आपको बताया था हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट निकालना होता है। ये देखा था ना, तो ऊपर वाला पार्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसको कैसे निकालते हैं? एक ही स्टेप में, ओनली सिंगल स्टेप में इसको निकालने का मेथड है। देखिए ध्यान से, इसके लिए सबसे पहले हमें a1 a2 b1 b2 पता होना चाहिए। दिस इज a1, this is a2, this is b1 and this is b2। ओके, तो अब मेरे पास जो है यहाँ पर वैल्यूज मैं पुट करने लगी हूँ। डिटर्मिनेंट की हेल्प से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं। पहला b1, सबसे पहले b1 मतलब डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन, इसके कोफिशिएंट्स i मतलब 1 -1 and 1, तो आई एम राइटिंग हियर 1 -1 and 1। ठीक है जी। फिर b2, इसके कोफिशिएंट क्या है? 2 1 2। ओके जी। फिर है a2 माइनस a1, यानी दोनों को माइनस करना, पॉइंट्स को। जब आप करोगे 2 -1 बेटा 1, -1 -2 बेटा -3, और माइनस माइनस मेरे पास -2। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको ओपन करना आता है। ओपन इट, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक्सपैंड कीजिए। मान लीजिए मैं इस कॉलम से एक्सपैंड कर रही हूं, तो मेरे पास ये गया, ये गया, क्या आएगा? -2 और +6। ठीक है जी। फिर -2, ये गया और ये गया, क्या आएगा मेरे पास? +2 +3। ओके जी। फिर लास्ट वाला मेरे पास जो है 1 से करूंगी, ये गया और ये गया, तो मेरे पास आएगा 2 -2 -1। अब देख लीजिए कितना आया मेरे पास, दैट इज 4, और ये 5 -10 और ये -3। ओके, इट कम आउट टू बी माइनस जो है मेरे पास 9। ओके, ये मैंने ऊपर वाला कैलकुलेट किया सिर्फ।
अब मुझे नीचे वाला कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करते हैं, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले मैं बेटा B1 क्रॉस B2 कैलकुलेट करूंगी। वो कैसे होता है, वो भी डिटर्मिनेंट की हेल्प से, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हम हमेशा डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। तो मेरे पास IJK लिखा, क्योंकि दो ही क्वांटिटीज है ऊपर IJK, फिर बेटा 1 -1 1 2 1 2 B1 और B2 के कोएफिशिएंट्स। अब इसको ओपन कीजिए, I फिर बेटा ये और ये गया मेरे पास -2 -1 -j, ये रो और ये कॉलम डिलीट हुआ तो ये 0 आया। देन मेरे पास जो है K का कोएफिशिएंट, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा 1 और +2। अब देखिए कितना बना, -3i +3k। ओके जी। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना ना, क्योंकि मुझे नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 का है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 जो है दैट इज √of 3 का स्क्वायर 9 + 9, तो ये मेरे पास निकला 3√2। अब यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यूज, बस नथिंग एल्स। बात क्लियर हुई सबको? एनी डाउट टू एनीवन बेटा, एनी डाउट टू एनीवन? चले बेटा आगे, क्लियर? यस क्षितिज बेटा, क्षितिज यस, एनी प्रॉब्लम? चले आगे, चलिए चलिए बेटा। अच्छा अब ना प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है जब लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी होती है तो उनको समझ नहीं आता कि ये कैसे करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। जैसे कि अगर हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर जो है 15 16 दोनों क्वेश्चन सेम है ना, एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। बट जरा 17th क्वेश्चन, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 17 निकालना। उसमें भी मेरे पास जो है 17th में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बट लाइन की इक्वेशन देखो जरा कैसे दी हुई है। लेट अस सी 1 - ti + t - 2j + 3 - 2tk। देखिए इसमें पता क्या किया हुआ है, वो हम जैसे लैम्डा टाइम्स वाले बाद वाली जो डायरेक्शन लेते हैं उसको भी आई वाले कोएफिशिएंट्स कंबाइन कर दिए, लैम्डा की जगह टी ले लिया, है तो कांस्टेंट ही है ना, डजंट मैटर। हम क्या करेंगे, हम बिना टी की क्वांटिटीज को अलग कर देंगे, 1i - 2j + 3k, ठीक है जी। और टी कॉमन ले लेंगे सब में से, बाकी में से क्या बचा, -1 +1 और मेरे पास जो है -2, टी बाहर ले लिया, साथ में आई आ जाएगा, जे आ जाएगा और के आ जाएगा। बना तो ये वही है ना, ये पॉइंट बन गया ए वेक्टर, ये डायरेक्शन रेशियो मतलब A1 ले लेते हैं, ये B1 ले लेते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन हमें दी हुई है, R वेक्टर इज इक्वल्स टू मेरे पास जो गिवन है दैट इज S + 1 I 2S - 1 J and -2S + 1 K। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे तो क्या बनेगा, I -j और -k बेटा, और S कॉमन ले लिया तो I देन 2j देन मेरे पास जो है -2k लीजिए। तो ये अब A2 बन गया और B2 बन गया ये। अब ये देख लीजिए डायरेक्शन रेशियोज इनकी जो है वो प्रोपोर्शनल तो नहीं है, तो दीज आर स्क्यू लाइंस। अब अगर ये स्क्यू लाइंस है तो सेम वही फॉर्मूला बनेगा जो हमने अभी तक किया। बात क्लियर होगी बेटा सबको? सबको क्लियर है? थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी so that I can come to know yes it is clear to you। ठीक है जी, गुड। चलिए, this completes our one topic, that is chapter 3D का one topic lines, जो आज करना है बहुत इंपॉर्टेंट
जो बड़ा क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का या केस स्टडी 4 मार्क्स की, वो प्लेन में से में आ सकती है पेपर में। ठीक है, अब प्लेन समझना, अगर आपको लाइन की तो इक्वेशंस आपको पता चल गई कि 2 ही टाइप की होती है, प्लेन की भी ज्यादा टाइप की नहीं होती, हम 3 टाइप्स की प्लेन की इक्वेशन कंसिडर करते हैं, है ना, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट प्लेन की कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, वो कैसे समझनी है, लेट अस सी। मान लीजिए ये मेरे पास एक क्यूबाइड है, आई नो इट, बट हर फेस के यहाँ पर अपने अपने प्लेन है। एक प्लेन ये है, वन प्लेन इज दिस, वन प्लेन इज दिस, वन प्लेन इज दिस, जिनको आप फेसेस कहते हैं, है ना। हर फेस एक अपना एक प्लेन। मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को कहती हूँ ट्रीट प्लेन एज अ रेक्टेंगल। आप इमेजिन कर ले सकते, ठीक है, हमारे पास एक प्लेन आप रेक्टेंगल की तरह इमेजिन कर सकते हो। आप उसको इतना बड़ा एक्सटेंड कर सकते हो, जितना मर्जी छोटा मान सकते हो। मतलब ये मेरे पास प्लेन है, सेम प्लेन ये है, सेम प्लेन ये है। हम इमेजिन करने के लिए उसको छोटा मान लें या बड़ा मान लें, डजंट मैटर, क्योंकि 3D में बात करते हैं तो हम वो प्लेन कंसीडर। मेरा ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, ब्लैक बोर्ड एक किस पे है, वॉल पे पेस्ट है ना, अटैच की हो ना, वो भी मेरा एक प्लेन है, ब्लैक बोर्ड उसी प्लेन का पार्ट है। डजंट मैटर, प्लेन की कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होती। हम अपने लिए इसको कंफर्ट जोन के लिए हम एक रेक्टेंगुलर शेप में हमेशा ड्रॉ करते हैं। मैं ये नहीं कह सकती ये एक प्लेन है, इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, नो, वो रेक्टेंगल बन जाता है। प्लेन 3D में होता है, स्पेस में होता है, उसकी कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होती है, ये अपने दिमाग में याद रखा। ओके बेटा, बट हम अपने कंफर्ट जोन के लिए हम उसको हमेशा ऐसे रेक्टेंगुलर शो कर देते हैं कि ये एक प्लेन है जी, उस पे ये पॉइंट है, उस पे। ठीक है, अब प्लेन का क्या क्या चीज होती है, मान लीजिए मैं आपको फोकस करती हूँ एक तरफ। ठीक है, लेट अस फोकस ऑन दिस साइड। ये मेरे पास बेटा एक ओरिजिन पॉइंट है। इफ आई शो यू, जस्ट अ वेट, हाँ जी, ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि मान लीजिए ये मेरी एक प्लेन है। ठीक है, अब ये प्लेन 3D में है ना, ये मेरा ओरिजिन है, इस पे एक लाइन ऐसे जो परपेंडिकुलर होती है। अब आपको ये स्टिक नजर आ रही है, प्लेन यहां पर कहाँ है, एयर में, और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है ना। ये जो परपेंडिकुलर, अच्छा प्लेन यहाँ हवा में था, ये प्लेन ऐसे भी तो हो सकता है, तो लाइन ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे भी तो हो सकती है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसे हम प्लेन में नॉर्मल की तरह ट्रीट करते हैं। वी कॉल्ड देम नॉर्मल, वी कॉल्ड देम नॉर्मल। प्लेन ऐसा है तो वो नॉर्मल इस तरफ हो जाएगा। अब इस बुक में कितने सारे रेक्टेंगुलर पेजेस हैं, ऑल आर प्लेन, सारे के सारे प्लेन्स हैं। तो मैं कहूं कि ये मेरी एक लाइन है जो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, वो सारों पे नहीं होगी ना। अभी तो मैंने एक के ऊपर एक रखा है तो सब पे दिख रही है आपको कि ये सब पे होगी, लेकिन अगर मैं प्लेन बुक को ऐसे कर दूं तो कहीं पे कोई पेज कहीं पे है, कोई पेज कहीं पे है, तो ऑब्वियस है वो किसी एक पे होगी, एक से ज्यादा पे भी हो सकती है, 2 पे भी हो सकती है लाइन, डजंट मैटर, डिपेंडिंग अपॉन वो प्लेन कैसे। ठीक है, प्लेन में हमेशा 2 चीजें होती हैं। हम बात करें, एक प्लेन पे कोई ना कोई परपेंडिकुलर होता है, वी ड्रॉ इट लाइक दिस, वी कॉल्ड इट एट नॉर्मल, और एक पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ए वेक्टर। ओके, अब जो प्लेन की डायरेक्शन है ना, उसकी अपनी डायरेक्शन नहीं होती है। प्लेन की डायरेक्शन हमेशा उसका परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल बताता है। जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो ही प्लेन की डायरेक्शन का होगा। अगर मैं कहती हूँ ना कि एक प्लेन है जी, उसकी डायरेक्शन ये है,
इसका मतलब जो उसकी लाइन है ना परपेंडिकुलर दी हुई, हम उसकी डायरेक्शन की बात कर। ये बात सबको समझ आई? जब भी मैंने कहना है कि प्लेन की डायरेक्शन रेशियो ये है, व्हाट डज इट मीन्स? उसके नॉर्मल की डायरेक्शन की बात कर। ठीक है, क्लियर? अब मैं पहली यहाँ पर लाइन जो है हम प्लेन की पहली फॉर्म करेंगे कि प्लेन की फर्स्ट फॉर्म जो है वो क्या होती है। लेट अस डिस्कस दैट। ओके, व्हाट दैट इज, मेरे पास जो है प्लेन की इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म में, दैट इज कि मुझे नॉर्मल टू द प्लेन दिया जाता है पहली फॉर्म में। इट इज गिवन नॉर्मल टू द प्लेन एंड द सेकंड थिंग दैट इज गिवन टू मी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दैट प्लेन। जैसे अभी मैंने बोला था, मैंने यहाँ बुक रखी थी है ना, वो प्लेन का यहां से लेकर यहां तक मुझे वो, ये मान लीजिए मेरा प्लेन है, ठीक है, यहां से लेकर ये डिस्टेंस मुझे दिया, और इस प्लेन पे कोई परपेंडिकुलर होगा है ना, उसकी डायरेक्शन रेशियोज दी। तो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाती है? दैट इज बेटा आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। यहां पर एन कैप का मतलब है, ये एक यूनिट वर्ड देख लो, मैंने यूनिट लगा दिया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ऑब्वियस है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और डी ओरिजिन से डिस्टेंस है प्लेन का। ओके, अगर आप फिगर देखोगे ना, बहुत बार वो ऐसे बना देता, ध्यान से देखना कि मेरे पास ये एक प्लेन है, क्योंकि यहाँ वो रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो रीजन से ऐसे डी ये, और इस पे नॉर्मल वेक्टर वो एन कैप ऐसे। अच्छा, कई बुक्स में दे राइट आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लेते। जब एन वेक्टर लिखा ना बेटा और एन कैप लिखा, दोनों में डिस्टेंस ध्यान से समझना, एन वेक्टर लिखा तो दैट मीन्स ये ओरिजिन से एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं होगा, वो ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं होगा। एन कैप होगा तो वो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा डी। तो यहां पर ओरिजिन से डिस्टेंस जानने के लिए मुझे नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो आंसर आएगा वो 100% ओरिजिन से डिस्टेंस होगा। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो। अब मैंने तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा, आई राइट इट इन वेक्टर फॉर्म। अगर मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है ना, तो प्लेन की इक्वेशन देखो, आर वेक्टर एक जर्नल वेक्टर होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया, आई जे और जेड के वेक्टर बताया ना। एन के आप क्या है? यूनिट वेक्टर है नॉर्मल का। अगर ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है मतलब ये डायरेक्शन को, साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो को नहीं। तो यानी ये एल आई एम जे एन के, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ये डायरेक्शन को बताता है और डायरेक्शन को साइंस होगी। तो ये डी तो डी, डिस्टेंस तो उसका कोई वेक्टर नहीं होता, कोई कंपोनेंट्स नहीं होते। तो अब जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूंगी, डॉट प्रोडक्ट मतलब आई आई वाले जे, जे वाले के वाले, तो कार्टेशियन इक्वेशन इसकी क्या बन जाएगी? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी। ये अगर ऐसी इक्वेशन होती, मुझे कैसे पता चलता? तो यहां पर वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, मतलब ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज। आपको भी पता है डायरेक्शन रेशियो से को साइन में जाना हो ना तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो अपने आप तब ये जो डिस्टेंस है जब डिवाइड होगा वो फ्रैक्शन वाली वैल्यू सारी क्या आ जाएगी? मेरे पास ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगी। नॉर्मली बच्चों को इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है। आपके पास कोई भी दे दिया, मान लीजिए
ये 2x + 3y + 7z = 8 दे दिया। तो आपको कैसे पता चले ये वाली इक्वेशन है कि ये वाली? अगर इनका स्केयर करके ऐड करके 1 आ रहा है तो वो डायरेक्शन वो साइंस वाली इक्वेशन है, नहीं आ रहा तो डायरेक्शन रेशियो वाली है, बस। ठीक है बेटा, क्लियर? इसी को कंटिन्यू करेंगे टुमारो। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा। ठीक है जी।